हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक और लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इससे पहले हम लोगों ने वीवीटी डिस्कस कर लिया है, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स का आइडिया हम लोगों को हो गया है। तो चलिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को इन शॉर्ट कहा जाता है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इन सारी बातों को समझने से पहले हमें जानना होगा टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स के बारे में। टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स का ड्रॉ अगर हमारे जहन में होगा तो हम काफ़ी क्लैरिटी के साथ CFT को समझ सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स जो हैं आप लोग जानते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं, DXY, DYZ, DZX और DX² माइनस Y² एंड DZ²। ये 5 ऑर्बिटल हमारे पास होते हैं। इन 5 ऑर्बिटल में इन 3 ऑर्बिटल्स की एक कैटेगरी रहेगी और इन 2 ऑर्बिटल्स की एक कैटेगरी। तो बेसिकली डी ऑर्बिटल्स को हम 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। ये जो ऑर्बिटल्स हैं इन ऑर्बिटल्स को कहा जाता है कि ये ऑर्बिटल बिटवीन दी एक्सिस लाइज करते हैं। एक्सिस के बीच में कहीं लाइज करेंगे, अभी समझाते हैं कैसे। और ये ऑर्बिटल अलोंग दी एक्सिस लाइज करते हैं, एक्सिस के ऊपर लाइज करेंगे। स्ट्रक्चर से समझते हैं। तो ये है आपके पास एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। तो डी ऑर्बिटल जो होते हैं डबल डंबल शेप होते हैं। डंबल देखा है आप लोगों ने, जिम में डंबल से उठाते हैं जो, तो डबल डंबल। तो ये आपका एक्स एक्सिस के बीच में आएगी इसकी एक लोब और दूसरी आएगी वाई एक्सिस के बीच में। ऐसा ही होता है, ठीक है। डंबल को ऐसे दिखाते हैं ना, ठीक है। तो डबल डंबल शेप होता है इसका। तो ये एक्स और वाई के ऊपर नहीं है, कहाँ है? एक्स और वाई प्लेन के बीच में है, इसलिए क्या कहा गया? बिटवीन दी एक्सिस। और ये एक्स और वाई की जगह आप यहाँ पर वाई कर सकते थे, यहाँ पे जेड कर सकते थे। तो ये ड्रॉ किसका हो जाता? डी वाई जेड का हो जाता। आपने इसको जेड बना दिया, इसको एक्स बना दिया, तो ये ऑर्बिटल क्या हो जाता आपका? डी जेड एक्स हो जाता। तो मैं यहाँ से एक्सिस को हटा देता हूँ। तो एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस बाहर की तरफ होगी परपेंडिकुलर, तो उसको हम ऐसे दिखा देते हैं। कट मत कर देना, ठीक है। अगर ये एक्स है, ये वाई है, तो ये जेड वाली एक्सिस ऐसे बाहर की तरफ है। तो ये वाला ड्रॉ रहेगा एक्स वाई का, वाई जेड का और जेड एक्स का। क्लियर हुआ बेटा? तो डी एक्स वाई जेड और जेड एक्स बिटवीन दी एक्सिस लाइज करते हैं, ठीक। अब आते हैं इन ऑर्बिटल्स पे। ये रहा आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा, ये वाई एक्सिस के ऊपर बनेगा। बची जेड एक्सिस जो बाहर की तरफ है ऐसे परपेंडिकुलर, तो बोर्ड में हम उसे ऐसे दिखाएंगे। तो इस बार ऑर्बिटल के डायग्राम जो बना है वो एक्सिस के ऊपर बना है। फिर लास्ट आता है डी जेड स्क्वायर, इसको आप जेड एक्सिस मान लेते हैं अगर, तो ये फिर यहाँ पे ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो डी जेड स्क्वायर। और डिटेल में जानना चाहते हैं डी ऑर्बिटल्स के डायग्राम के बारे में, तो आपको लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्बिटल्स को। और वैसे मैं फिर भी समझाते हुए चल रहा हूँ यहाँ पर। तो ये है आपका डी जेड स्क्वायर। तो ये दोनों ऑर्बिटल्स कैसे हैं बच्चों? अलोंग दी एक्सिस हैं, एक्सिस के ऊपर लाइज कर रहे हैं। ये एक्स एक्सिस हो सकती है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर आप वाई एक्सिस मान लेंगे। और ये वाले ऑर्बिटल कैसे हैं? बिटवीन दी एक्सिस। क्लियर हुआ? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि सर डी ऑर्बिटल्स की 2 कैटेगरी है, डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स लाइज बिटवीन दी एक्सिस एंड डी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर लाइज अलोंग दी एक्सिस। तो 2 कैटेगरी हमारे पास हो गई, अलोंग दी एक्सिस और बिटवीन दी एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स की। तो ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। अब इसे समझकर हम क्या करना चाह रहे हैं? ये सारे ड्रॉ क्लियर हैं? एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर साथ में नोट कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं इस पर। चलिए, तो ये ऑर्बिटल डायग्राम आप लोगों को क्लियर है। अब जो है यहाँ से आगे हम लोग इसे एक क्यूब में रखकर इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इसे क्यूब में रख के देखते हैं तो हमारे पास एक क्लियर पिक्चर नज़र आती है जो हमें काफ़ी कुछ
आइडिया देती। देखिए ये है हमारे पास एक क्यूब, इसको समझ में आ गया तो तुम्हें CFT का एकदम फील आ जाएगा बेटा। क्वेश्चंस तो इजी हैं इसके बनाना, कॉन्सेप्ट अगर तुम CFT के हमेशा मिस करते आए हो तो ये वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली आपको CFT में फील आ जाएगा कि CFT है क्या। ये हमारे पास एक क्यूब है, ठीक। अब उसके बाद जो है यहाँ पर एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। क्यूब मतलब जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम में इमेजिन करो आप, ये आपके पास हो गई x एक्सिस, ये हो गई आपकी y एक्सिस, और एक परपेंडिकुलर होगी ऊपर की तरफ जो आपकी कैसी एक्सिस होगी, z एक्सिस होगी। वो कुछ ऐसे होगी, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, एक ऊपर की तरफ होगी ऐसे z एक्सिस, ऐसे ही होता है। तो इसे क्यूब के अंदर ड्रॉ करके देखो ज़रा। तो सर ये ड्रॉ कर देते हैं हम एक x एक्सिस, ये हो गई एक y एक्सिस। अब सर z को कैसे ड्रॉ करें, z तो ऐसे आ रही होगी, तो यहाँ पर कैसे ड्रॉ कर रहे थे, ऐसे आने वाली वो एक्सिस को आप ऐसे बनाते थे तो यहाँ पे बना देंगे कि सर ये जा रही है वो एक्सिस। क्लियर हो बच्चों? तो इस वाली एक्सिस को, ये जो z एक्सिस है, इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि बिना इसके बाद बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। आपके जहन में कहीं ना कहीं तो है कि एक्सिस आपको पता है कि वो ऐसे है। अब इन ऑर्बिटल्स को इसमें फिट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप इसके अंदर dxy ऑर्बिटल बनाओ। तो आप क्या करेंगे, अगर आप dxy ऑर्बिटल बनाना चाहें इसमें, तो देखिए x और y के बीच में आना चाहिए। तो ये है, इसे थोड़ा सा टच कराएंगे अच्छे से, ऐसे ही ये। अब इस ऑर्बिटल को आप ध्यान से देखते हैं तो आपको क्या नज़र आता है कि सर ये dx वाला जो ऑर्बिटल है वो एजिस पे कट कर रहा है। कहाँ पे कट कर रहा है, एजिस के सेंटर पे। ये देखिए एजिस के सेंटर पे टच कर रहा है। तो अगर यही ड्रॉ आप yz के लिए बनाएं, zx के लिए बनाएं, सभी ऐसा कर रहे होंगे। सारे ऑर्बिटल ये कहाँ पे टच कर रहे होंगे, कौन से वाले, बिटवीन दी एक्सिस वाले, एजिस के सेंटर पे। तो अगर आप एक क्यूब के अंदर इमेजिन करते हैं जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, तो जब आप ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करेंगे तो वो ऑर्बिटल्स जो हैं आपके कौन से, dxy, yz और zx, वो कहाँ पे टच कर रहे होंगे, एजिस के सेंटर पे टच कर रहे होंगे। अब यही ड्रॉ अगर हम बनाना चाहते हैं, एक ही स्ट्रक्चर के अंदर नहीं दिखा रहा हूँ मैं, अलग अलग बना लेते हैं। अगेन ये आपकी x एक्सिस, ये वाली y एक्सिस, z एक्सिस आप लोग जानते ही हैं सामने की तरफ है आपके, ठीक। अब ये वाला ड्रॉ बनाने की कोशिश करते हैं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को। तो एक्सिस के ऊपर होगा, तो ये आ गया एक्सिस के ऊपर, ये देखिए। अब इसमें नोटिस करिए कि यहाँ पे जो एक्सिस के अलोंग वाले ऑर्बिटल हैं वो फेस को बीच में टच कर रहे हैं, बिल्कुल बीच पे, सेंटर पे। तो टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द फेस, तो इनका ओरिएंटेशन कैसा है कि ये फेस को टच कर रहे हैं। अब इमेजिन करो जिस रूम में आप बैठे हो, ये 5 ऑर्बिटल लेकर आप बैठे हुए हो। ये ऑर्बिटल, ये कौन सी एक्सिस है आपने कहा सर, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इसमें जब आपने ऑर्बिटल ड्रॉ करा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला, तो इमेजिन करो जिस कमरे में आप हो, तो ये वाला ऑर्बिटल कहाँ टच कर रहा है, दीवार के बीच में, यानी कि ये जैसे वॉल है तो इसके बीच में टच कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला, ऐसे ही आप डी जेड स्क्वायर भी दिखा सकते हो। इसी रूम में इमेजिन करो कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ऊपर वाली एक्सिस क्या है, जेड एक्सिस। तो आप ये कमरे के बीच में ऐसे ऑर्बिटल लेकर बैठे हुए हो। तो इस मार्कर का, इस ऑर्बिटल का एक फेस ऊपर छत को टच करेगा और एक नीचे। तो एक छत के फेस सेंटर पे लगेगा, एक नीचे सेंटर पे लगेगा। तो ऐसा ही तो होने वाला है यहाँ पर। तो बात यह है कि अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स क्यूब के अंदर
हर एक फेस के सेंटर पे टच कर रहे हैं, फेस के सेंटर पे टच कर रहे हैं, और बिटवीन दी एक्सिस वाले एजिस के सेंटर पे टच कर रहे हैं। क्लियर हुआ? एक बार देखो, वीडियो को पीछे करो, अच्छे से इमेजिन करो, रूम में बैठ के देखो कि कहाँ कहाँ ऑर्बिटल्स आपको दिख रहे हैं, अच्छे से इमेजिनेशन होगा तो आगे क्लैरिटी आएगी। तो ये आपके ऑर्बिटल्स की कैटेगरी रहेगी। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं CFT पे, इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट कि मेटल और लिगेंड्स के बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता है। मेटल और लिगेंड्स के बीच में कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं आयनिक इंटरेक्शंस। क्या प्रेजेंट होते हैं? आयनिक इंटरेक्शंस। कोई कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं। इसने तो आयनिक कैरेक्टर की बात करती है। तो मेजर डिफरेंस यही है VBT और CFT में कि VBT के अकॉर्डिंग मेटल और लिगेंड्स के बीच में क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और CFT के अकॉर्डिंग क्या है? आयनिक इंटरेक्शंस है। ये आयनिक इंटरेक्शन 2 टाइप्स के हो सकते हैं। तो मेटल हमेशा कैसा चार्ज होना चाहिए CFT के अकॉर्डिंग? पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है कुछ केसेस में, मेनली पॉजिटिव मिलेगा। तो अगर मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है और आने वाला लिगेंड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो इंटरेक्शन कैसा होगा? बोलो। आयन आयन इंटरेक्शन। आयन आयन इंटरेक्शन होगा। मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है और आने वाला लिगेंड न्यूट्रल है, जैसे H2O, लेकिन कैसा होगा? पोलर तो होगा ही वो। कोई भी ऐसा एग्जांपल नहीं होगा न्यूट्रल लिगेंड का जो पोलर ना हो। तो पोलैरिटी तो है, तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, तो इनके बीच में भी इंटरेक्शन हो गया है। तो इस बार एक है आयन और एक है डाइपोल। डाइपोल का मतलब 2 पोल्स हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो इस बार जो इंटरेक्शन है वो कैसा इंटरेक्शन है? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर हुआ? तो मेटल और लिगेंड्स के बीच में VBT के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड था, CFT के अकॉर्डिंग आयनिक इंटरेक्शंस हैं। ये आयनिक इंटरेक्शन 2 टाइप के होते हैं। मेटल और लिगेंड्स के बीच में एक इंटरेक्शन हो सकता है आयन आयन इंटरेक्शन, दूसरा हो सकता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अगर मेटल और लिगेंड्स के बीच में आयन आयन इंटरेक्शन यानी कि नेगेटिव लिगेंड आया हुआ है, अगर आयन डाइपोल इंटरेक्शन है तो कैसा लिगेंड है आपका? न्यूट्रल लिगेंड है। तो ये 2 टाइप के इंटरेक्शंस होते हैं। फिर दूसरा पॉइंट ये कहता है कि मेटल्स के पास जो d ऑर्बिटल्स होते हैं उन ऑर्बिटल्स को कहा जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो क्या मतलब है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का? ऐसे ऑर्बिटल्स जब लिगेंड से अप्रोच नहीं कर रहे हैं, तो इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स, तो लिगेंड्स के एब्सेंस में जो d ऑर्बिटल्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इन सभी की एनर्जी उस टाइम पर क्या होती है? सेम। ऑल हैव सेम एनर्जी। किसी की एनर्जी ज़्यादा, किसी की कम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये मीनिंग होता है डीजेनरेट ऑर्बिटल का, कि जो d ऑर्बिटल हमारे पास 5 ऑर्बिटल है, जब लिगेंड से अप्रोच नहीं कर रहा है तब तक अब उन्हें क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं बेटा। अब जैसे जैसे लिगेंड अप्रोच करना शुरू करते हैं, एज कुछ थ्योरी के पॉइंट बता रहे हैं हम आपको पहले। एज लिगेंड्स अप्रोचेस तो जैसे जैसे लिगेंड्स आपके अप्रोच करते हैं तो d ऑर्बिटल स्प्लिट्स इनटू 2 पार्ट्स। अब 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइड होते हैं वो भी हम समझते हैं, पहले हम पॉइंट देख लेते हैं। तो इसका कहना ये है कि जैसे जैसे लिगेंड मेटल की तरफ आने लगेगा तो जो हमारे d ऑर्बिटल हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। अब वो 2 पार्ट में कैसे डिवाइड होते हैं वो डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 4 पे, यानी कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है या फिर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है या फिर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, उस हिसाब से स्प्लिटिंग होती है। तो अब यहाँ से हम समझते हैं कि कब कब कौन सी स्प्लिटिंग होने वाली है, तो इसको आप देख लेंगे। तो सबसे पहले हम CFT डायग्राम पढ़ते हैं।
फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब इसमें होता क्या बेटा, ये है आपके पास मेटल जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, और लिगेंड्स है हमारे पास जिनको मैंने नेगेटिव चार्ज से दिखा दिया है। तो लिगेंड्स को एक पॉइंट चार्ज माना जाता है कि वो एक चार्ज स्पीसीज है। ये काफ़ी सारे लिगेंड्स हैं, तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है, लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन रिच है, तो मेटल उन सभी को सिमेट्रिकली अट्रैक्ट करेगा, बराबर अट्रैक्शन फील करेंगे सब। जैसे एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो वो सभी को क्या कर रहा है, बराबर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं सबको बराबर इंट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेटल्स का लिगेंड्स के लिए अट्रैक्शन कैसा होगा, सिमेट्रिकल। फिर जैसे जैसे लिगेंड्स पास आएंगे तो इस मेटल के साथ एक पर्टिकुलर लिगेंड्स ही बॉन्डिंग बना पा रहे होंगे। जैसे ये एक पैटर्न हमें नजर आ रहा है, तो ये वो लिगेंड्स है जो मेटल के साथ एक अच्छा इंटरेक्शन बना पाए, बाकी लिगेंड्स मेटल तक नहीं पहुंच पाए। अब इस ड्रॉ को देखने से आपको लग सकता है कि सर अभी तो काफ़ी स्पेस बचा हुआ है, तो ऑल लिगेंड्स क्यों नहीं आए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस ज्योमेट्री को अगर मैं एक दूसरे तरीके से आपको दिखाऊं तो इसका मतलब ये है कि आपने एक मेटल बनाया है और ये 6 लिगेंड्स आ रहे हैं। तो वो 6 लिगेंड्स, ये एक मेटल पे आया, एक मेटल पे ये, एक मेटल पे ये, एक मेटल पे ये, एक ऊपर से आ गया है और एक नीचे से आ गया। अब तो नहीं लग रहा है ना स्पेस कि ऑल लिगेंड्स आ सकते हैं, बिल्कुल नहीं लग रहा है। यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि ये 4 आए हैं एक प्लेन से और एक ऊपर से आ गया और एक नीचे से आ गया, तो मेटल को पैक कर दिया गया है। तो ये पैटर्न है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का। अब इसी ड्रॉ को मैं क्यूब में रख कर देखता हूँ, फिर जो हमने क्यूब वाली सारी चीज़ें सीखी हैं अब बस वो कनेक्ट होने वाली है। चलिए, तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। तो एक बार फिर से आप लोग एक्सिस बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये वाली जेड एक्सिस, ठीक है। अब इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल डायग्राम बना के दिखाओ जरा। ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ आप लोगों ने देखा है कि कैसा होता है, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ में 4 आपके एक प्लेन में आएंगे। तो क्या ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ ऐसा ही है कि यहाँ पे एक लिगेंड है, एक लिगेंड यहाँ लगा है, एक लिगेंड यहाँ है, एक लिगेंड यहाँ लगा दीजिए, एक लिगेंड यहाँ लगा दीजिए, एक लिगेंड यहाँ। देखो ज़रा ध्यान से, ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ ऐसा ही तो है कि 4 एक प्लेन में है। तो ये 4 मैंने अपने हाथ में ले लिए, 1 2 3 और ये 4। अब एक ऊपर और एक नीचे, ये इस तरीके से। अब इसको रूम में इमेजिन कर लो कि 4 किस किस डायरेक्शन में रखें। तो क्या अब ये 4 आप लोगों को हर एक फेस के साइड ओरिएंटेटेड होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं? ये 4 ऐसे ही तो हैं, देखो। एक मार्कर और चाहिए मुझे, ये चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। इन 2 को उठाकर लाओ। चलो पहले ये दोनों ले लेते हैं, ये आगे दोनों और 2 ये आगे हैं। तो इन दोनों को मैंने इस तरीके से लगा दिया, ऐसे ही तो है ना, 90 डिग्री के एंगल पे तो है वो, है ना। ये आगे, एक ऐसे आ गया, तो बन गया ऑक्टाहेड्रल, सॉरी बन गया ऑक्टाहेड्रल। 4 ये आगे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, बस इसी को क्यूब के अंदर फिट कर दिया है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि मेटल्स का लिगेंड्स के लिए अट्रैक्शन सिमेट्रिकल था। जैसे जैसे लिगेंड्स पास आए तो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री पर आकर वो रुक गए हैं, जहाँ पे हमने देखा एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है। उसी ज्योमेट्री को हमने क्यूब के अंदर इमेजिन करा ताकि हम कैलकुलेशन कर पाएँ, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो क्यूब के अंदर हमने जब उसे रख कर देखा तो हमने ये देखा कि लिगेंड्स तो है हर एक फेस से आ रहे हैं। अब इमेजिन करो कि आप रूम में बैठे हो बीच में, बिल्कुल ठीक है। एक इस फेस से आ रहा है क्यूब के, एक सामने वाले फेस से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, एक पीछे से आ रहा है, एक ऊपर से आ रहा है, एक नीचे से आ रहा है। डरावना तो नहीं लग रहा है? हर एक फेस से एक एक लिगेंड तुम्हारे पास आ रहा है और तुम बीच में बैठे हुए। तो ये बीच में आप हो मेटल,
एक इस फेस से आया, एक इस फेस से, एक इस फेस से, एक इस फेस से, एक सामने वाले फेस से, एक पीछे वाले फेस से। तो ये हो रहा है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में। तो आप बोल सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में लिगेंड्स अप्रोचेस थ्रू ऑल फेसेस ऑफ द क्यूब, कि हर लिगेंड क्यूब के फेस से अप्रोच करता है। अब अगर वो फेस से अप्रोच कर रहा है बेटा, तो फेस में कौन से ऑर्बिटल बैठे थे याद करो ज़रा, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। फेस पर कौन से ऑर्बिटल बैठे हुए थे? अब अगर आप कह रहे हो कि सर ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड्स जो है वो फेस से आएंगे, तो इन लिगेंड्स का सामना किन ऑर्बिटल से होने वाला है? बिल्कुल सही जवाब है कि सर फेस की साइड जो हमने देखे थे ऑर्बिटल्स, वो थे आपके डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले और डी जेड स्क्वायर वाले। ये ड्रॉ किसका है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। तो अगर लिगेंड्स भी इसी डायरेक्शन से आ रहे हैं, हर एक फेस से एंटर कर रहे हैं, एक यहाँ से आ रहा होगा, एक यहाँ से आ रहा होगा, ठीक है। तो हर एक फेस से अगर लिगेंड्स एंटर कर रहे हैं और फेस पे हमारे कौन से ऑर्बिटल बैठे हुए हैं? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरा डी जेड स्क्वायर। तो मेनली लिगेंड्स का सामना होने वाला है इन ऑर्बिटल से। अब ये ऑर्बिटल खाली तो है नहीं, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो लिगेंड्स के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और मेटल के डी ऑर्बिटल के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के बीच में क्या काम करेगा? रिपल्शन काम करेगा। तो लिगेंड्स और इन ऑर्बिटल्स के बीच में रिपल्शन बढ़ेगा। अब रिपल्शन बढ़ने से क्या होगा कि हमारा जो फाइनल ड्रॉ आने वाला है, ठीक है, तो हमारा जो डी जनरेट ऑर्बिटल थे, ये थे वो 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5। ये 5 ऑर्बिटल थे जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पहले डी जनरेट ऑर्बिटल्स। इनकी एनर्जी बढ़ गई, इनके पास इलेक्ट्रॉन थे, इनका रिपल्शन हुआ आने वाले लिगेंड्स के साथ, तो इनकी एनर्जी इंक्रीज हुई। तो इन ऑर्बिटल्स को अब आप क्या बोलते हो? इन्हें आप बोलते हो जनरेट ऑर्बिटल्स, कि इनकी एनर्जी अब सेम नहीं है, जनरेट ऑर्बिटल्स। तो सेम नहीं है तो एनर्जी कैसी है? तो अब मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि इन ऑर्बिटल्स में जो ज़्यादा रिपल्शन होगा वो किन ऑर्बिटल के साथ हुआ है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के साथ। और बाकी जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, ऐसा नहीं है कि उनके साथ रिपल्शन नहीं होगा, सामने से नहीं है लेकिन बैठे तो वो भी है ना, बराबर में तो है ही, वो भी रिपल्शन उनके साथ भी होगा बट कम होगा। तो डी एक्स वाई, वाई जेड और डी जेड एक्स, और ये वाले ऑर्बिटल हैं आपके डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब ओरिजिनल एनर्जी देखो, ओरिजिनल एनर्जी तो यहाँ थी, तो इंक्रीज तो हुई एनर्जी, लेकिन डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स लिगेंड्स के सामने से नहीं है तो उनके साथ रिपल्शन कम हुआ, जबकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के साथ रिपल्शन ज़्यादा हुआ। तो CFT यही कह रही है कि जैसे जैसे लिगेंड से अप्रोच करते हैं तो मेटल के डी ऑर्बिटल्स और आने वाले लिगेंड्स के बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, जिससे ऑर्बिटल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ऑक्टाहेड्रल के केस में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, इनके कंपैरिजन में इनकी एनर्जी डिक्रीज होती है। ओवरऑल तो इंक्रीज ही हो रही है सबकी एनर्जी। क्लियर हुआ? अब ये जो ऊपर वाले ऑर्बिटल्स हैं, इन 2 ऑर्बिटल्स का नाम रखा गया बच्चों T2G, सॉरी इनका नाम रखा गया EG, और नीचे वाले ऑर्बिटल्स को कहा गया T2G। ट्रिपली जनरेट ऑर्बिटल्स और डबली जनरेट ऑर्बिटल्स, ट्रिपली जनरेट ऑर्बिटल्स और डबली जनरेट ऑर्बिटल्स, सारे जनरेट ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर? अब इस G की मीनिंग भी अभी समझाते हैं आपको। फिर ये जो सेंटर पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं BC, बैरी सेंटर। यहां से यहां तक का जो गैप है इनकी एनर्जी का, इस एनर्जी गैप को कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल एनर्जी, डेल्टा O। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल एनर्जी। तो बेटा ये है आपकी ऑक्टाहेड्रल एनर्जी, ऑक्टाहेड्रल एनर्जी। क्लियर हुआ? अब यहां से यहां तक की वैल्यू
कितनी होती है वो हम बात करते हैं। टोटल ऑर्बिटल्स कितने थे? 5 ऑर्बिटल। इन 2 ऑर्बिटल की एनर्जी इन 3 ऑर्बिटल से इंक्रीज हुई है, तो +3/5 ऑफ डेल्टा ओ। क्या किया? टोटल ऑर्बिटल 5 है, इन 2 ऑर्बिटल की एनर्जी इन 3 ऑर्बिटल से इंक्रीज हुई, तो +3/5 से ही इंक्रीज हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं 0.6 डेल्टा ओ, राइट। इस एनर्जी की बात करते हैं। टोटल ऑर्बिटल अगेन 5 है, इन 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी इन 2 से क्या हुई है? डिक्रीज हुई है, तो -2/5, तो ये आ गया -0.4 डेल्टा ओ। तो ये हो गया आपका CFT का प्रॉपर डायग्राम। तो बोर्ड एग्जाम में कभी कभी ड्रॉ बनाने के लिए आ जाता है, बाकी इंफॉर्मेशन सारी काम की है इसमें। CFT का एकदम फील लेना है आपको। तो अब हम बाद में क्या बातें याद रखते हैं ना, हर बच्चा बस यही बात याद रखता है कि ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड्स जो हैं वो कहाँ से आते हैं? एक्सिस के अलोंग आते हैं। और एक्सिस के अलोंग कौन से ऑर्बिटल बैठे होते हैं? dx² - y² dz², इसलिए उनके साथ रिपल्शन ज़्यादा होता है। वह आप लोगों ने रियलिटी में देख लिया है कि वो एक्सिस के अलोंग क्यों आते हैं और dx² - y² dz² ही उनके सामने क्यों आते हैं। ड्रॉ आप लोगों ने देखे हैं। अब ये आप लोगों का ड्रॉ हो गया है। अब जी का मतलब होता है यहाँ पर जिरेड, RADE, जिरेड। जिरेड स्टैंड करता है सेंटर ऑफ सिमिट्री के लिए। सेंटर ऑफ सिमिट्री, सेंटर ऑफ सिमिट्री का मतलब ये है कि ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ में सेंटर से आप a डिस्टेंस पे जाते हो तो एक लिगेंड मिलता है, उसके पीछे अगर एक डिस्टेंस पे आते हो तो लिगेंड दोबारा मिल जाता है। a डिस्टेंस यहाँ चलते हो तो एक लिगेंड मिलता है, फिर सेंटर से पीछे वापस a डिस्टेंस पे जाते हो तो एक लिगेंड मिलेगा। सेंटर से ऊपर एक a डिस्टेंस पे चलते हो तो लिगेंड मिलेगा। सेंटर से नीचे जितना डिस्टेंस पे चलोगे वहाँ पर भी लिगेंड मिलेगा। मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मैं 2 स्टेप लेने के बाद यहाँ पे एक बॉल को टच करता हूँ, मैं वापस सेंटर पे आता हूँ, मैं यहाँ से 2 स्टेप लेता हूँ, फिर अगेन एक बॉल को टच कर पाता हूँ, तो वो हो गई सेंटर ऑफ सिमिट्री। मैं इस सेंटर से 2 स्टेप आगे जाता हूँ, एक बॉल को टच कर पाता हूँ। मैं इस सेंटर से 2 स्टेप पीछे जाता हूँ, एक बॉल टच होती है। मैं यहाँ से 2 स्टेप ऊपर चले जाता हूँ या 2 स्टेप नीचे चले जाता हूँ, तो मुझे बार बार सेम डिस्टेंस पे बॉल टच करने को मिल जाती है, ठीक है, यानी कि लिगेंड्स मिलते हैं, तो उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमिट्री। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए हम T2G और EG यानी कि G का यूज़ करते हैं। T2G ट्रिपली जनरेट ऑर्बिटल, EG मतलब डबली जनरेट ऑर्बिटल। तो ये कहानी थी बेटा आपकी CFT की। तो बस यहाँ से टेट्राहेड्रल वगैरह समझना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे मैं इरेज करते करते आपको फटाफट बता देता हूँ एक बार। तो आप लोगों ने ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक थे आपके अलोंग दी एक्सिस, एक्सिस के ऊपर आने वाले कौन कौन से थे? dx² - y² dz²। बिटवीन दी एक्सिस आने वाले कौन कौन से थे? dxy, yz और zx। आपने जब लिगेंड्स को लाने की कोशिश करी, लिगेंड जब आया तो आपने उसे क्यूब में रखकर देखा, तो उसकी जो ओरिएंटेशन थी वो भी कैसी थी आपकी? एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग। तो ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड्स कहाँ से अप्रोच कर रहे थे? अलोंग दी एक्सिस। आपके dx² - y² और dz² भी अलोंग दी एक्सिस बैठे थे, तो उनके साथ रिपल्शन ज़्यादा हुआ, जिससे dx² - y² dz² की एनर्जी ज़्यादा इंक्रीज हुई एज कम्पेयर टू dxy, yz और zx। तो ये कहानी थी। अब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल के लिए। तो टेट्राहेड्रल में हमें कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। तो टेट्राहेड्रल में बस ड्रॉ को आपने ऑपोजिट करना है। तो मैं पहले आपको टेट्राहेड्रल ड्रॉ बनाना सिखाता हूँ। अरे सर वो तो हमें आता है। अरे नहीं आता है। नहीं सर आता है। अरे एक बार देख तो दो। देख लेते हैं एक बार। क्यूब के अंदर बना के दिखाओ मुझे टेट्राहेड्रल। सर कैसे दिखाएं? बना तो दिया हमने। चलिए, तो ये है आपका मेटल। क्यूब के बाहर तो आपको बनाना आता ही है कि सर ये एक लिगेंड है, ये एक लिगेंड, एक लिगेंड ये है, एक लिगेंड ये आ गया, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रख दो इसके अंदर। इसके अंदर कैसे रखें सर? तो क्या करना है, देखो, एक कॉर्नर पकड़ लो कोई भी, उसका ऑपोजिट डायगोनल एटम, इसका ऑपोजिट डायगोनल एटम, इसका ऑपोजिट डायगोनल एटम, सबको जोड़ दो।
तो ये बना चुके हो आप टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। समझ गए? कोई भी कॉर्नर पकड़ लो, इस एटम को पिक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर यहाँ बना देना, फिर यहाँ बना देना, ठीक है। यहाँ आएगा, एक यहाँ आ जाएगा, और इसका ऑपोजिट कहाँ है, ये है, सॉरी, ठीक है, फिर ये यहाँ आ जाएगा। तो बस इस तरीके से आपने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनानी। अब रुको रुको रुको, अब इसके अंदर ऑर्बिटल्स रखते हैं। ये वाली आपकी एक्स एक्सिस थी और ये वाली आपकी वाई एक्सिस थी। जेड एक्सिस आप लोग जानते हैं कहाँ पर, तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ड्रॉ करता हूँ, तो वो कुछ ऐसे है। क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला ऑर्बिटल लिगेंड्स के सामने आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताइए। ये है लिगेंड्स आपके, तो बिल्कुल सही जवाब सर नहीं आ रहा है, लिगेंड्स से दूर है। लिगेंड्स तो कहाँ पर बैठे हैं, कॉर्नर पे, और जबकि हमारे ये वाले ऑर्बिटल तो कहाँ पे होते हैं, फेस पर होते हैं, ठीक है। यानी कि आप रूम में जहाँ बैठे हो तो ये कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, और आपका जो ऑर्बिटल है वो तो बिल्कुल बीच में है, दीवार के बीच में टच कर रहा है। तो आप कहोगे सर दूसरा वाला बना के देखते हैं, तो दूसरा वाला ऑर्बिटल बनाते हैं। तो दूसरे वाले ऑर्बिटल के डायग्राम क्या थे, कुछ ऐसे थे। अब आपको शायद थोड़ा डरावना लग सकता है, तो मैं इसलिए यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये है, देखो, देखा। तो ये जो ड्रॉ बनाया है मैंने, ये बनाया है एक्स और वाई के बीच में, तो बना है ये डी एक्स वाई। अब डी एक्स वाई टच कर रहा है क्या, क्योंकि दो ही कैटेगरी है ऑर्बिटल की, दो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला नहीं कर रहा है, तो डी जेड स्क्वायर वाला भी नहीं करेगा। अब दूसरे वाले आते हैं कि बिटवीन दी एक्सिस वाले कर दें, तो एक्सिस वाला तो एच के सेंटर पे टच कर रहा है, यानी कि जिस रूम में आप बैठे हो एटम ऊपर कॉर्नर पे रखा है, लेकिन वो तो उस कॉर्नर से जब नीचे आप लाइन खींच रहे हो तो जो दीवार के जो लाइन है उसके बीच में टच कर रहा है, तो वो तो उससे थोड़ा ऊपर है फिर। यानी कि यहाँ पे अगर कॉर्नर है तो वो यहाँ कहीं बीच में टच कर रहा है। अब आपको ये कंपैरिजन करना है कि इस कॉर्नर से, यानी कि ये जो कॉर्नर है इससे ये वाला लिगेंड पास आ रहा है या ये पास आ रहा है। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका कि सर ये वाला जो ऑर्बिटल है डी एक्स वाई वाला, ये ऑर्बिटल ज़्यादा क्लोज है लिगेंड्स के। हम ये तो नहीं कहेंगे उसके सामने से आ गया, लेकिन क्लोज ज़्यादा है, और क्लोज ज़्यादा है तो मेरे प्यारे बच्चों रिपल्शन भी उसी के साथ ज़्यादा होगा। राइट, से राइट, यस। तो इसका मतलब ये है कि सर टेट्राहेड्रल में डायरेक्टली रिपल्शन तो किसी के साथ भी नहीं है, लेकिन 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 फिर भी मैक्सिमम रिपल्शन तो किसके साथ होने वाला है, डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स वाले ऑर्बिटल के साथ होने वाला है। तो ये बन गया इसका ड्रॉ। तो इस बार सर इन तीन ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज होगी और इन दो ऑर्बिटल की एनर्जी जो है कंपैरेटिवली कम इंक्रीज होगी। इस बार ये ऊपर आ गए डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। अब बच्चे यहाँ पे बड़ी गलती करते हैं, वो ऑक्टाहेड्रल में याद कर लेते हैं कि लिगेंड्स फेस के सामने से अटैक करेगा, अलोंग दी एक्सिस करेगा, वो यहाँ याद कर लेते हैं बिटवीन दी एक्सिस। बिटवीन दी एक्सिस तो नहीं कर रहा है, वो तो वहाँ पे कर रहा है, कॉर्नर पे आ रहा है। तो ऐसा आपने गलत याद नहीं करना है। तो रिपल्शन किसके साथ ज़्यादा हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना, ठीक है। अब बाकी सारी चीज़ें वही हैं यार बच्चों। इस गैप को आप इस बार क्या बोलोगे, डेल्टा टी, टेट्राहेड्रल एनर्जी। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, जस्ट उल्टा कर देंगे इसको। टोटल ऑर्बिटल 5 है, इन तीन ऑर्बिटल की एनर्जी इन दो से इंक्रीज हुई है, तो प्लस 2/5 इस बार ऊपर आ गया है। तो 0.4 डेल्टा टी, और नीचे आ जाएगा इस बार माइनस वाला, तो माइनस 0.6 डेल्टा टी। ये क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अब टेट्राहेड्रल की एनर्जी निकाली हमने, ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी निकाली, इसी को बोलते हैं हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ऑक्टाहेड्रल एनर्जी टेट्राहेड्रल के लिए है फिलहाल ये, और इससे पहले हमने ऑक्टाहेड्रल के लिए देखी थी। इनमें एक रिलेशन होता है कि जो टेट्राहेड्रल एनर्जी होती है वो 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल एनर्जी होती है, जो बिल्कुल साफ बता रहा है कि टेट्राहेड्रल एनर्जी कम होगी, यानी कि ये गैप कम होगा टेट्राहेड्रल के केस में। ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होगा, गैप ज़्यादा होगा। वो इसलिए कि ऑक्टाहेड्रल केस में 6 लिगेंड्स आ रहे हैं, तो रिपल्शन ज़्यादा होगा। रिपल्शन ज़्यादा होगा तो स्प्लिटिंग भी ज़्यादा होगी। टेट्राहेड्रल के केसेस में ज़्यादा लिगेंड्स नहीं है, एंगल का भी रोल रहता है, ठीक है, उतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें अभी। तो यहाँ पे रिपल्शन थोड़ा कम होता है, तो उतना ज़्यादा गैप देखने को नहीं मिलता है।
तो ऑक्टाहेड्रल एनर्जी ज़्यादा होगी टेट्राहेड्रल एनर्जी से, ये रिलेशन याद रखना है फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये कहानी थी आपकी ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के लिए। तो CFT यहाँ पर आप लोगों की कंप्लीट हो गई है। स्क्वायर प्लेनर के लिए भी ड्रॉ बनाए जाते हैं, वहाँ पर अभी सीखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर मुझे लगेगा तो उसके लिए एक अलग से लेक्चर हम अपलोड कर देंगे। अब अगली वीडियो में जो है हम इस पर क्वेश्चंस देखेंगे कि CFT पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कि बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन क्या आएंगे, क्योंकि ये तो थ्योरी वाला पार्ट था कि हो सकता है थ्योरी वाले पार्ट से हमें ऑर्बिटल्स के बारे में पूछा जा रहा हो, हमसे ये पूछा जा रहा हो कि ऑक्टाहेड्रल में कहाँ से लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, किसके साथ ज़्यादा रिपल्शन होगा, तो ये क्वेश्चंस तो मिलेंगे, लेकिन इसका यूज़ अभी तक यूज़ पे कोई बात नहीं हुई है कि हम किन क्वेश्चंस को करने के लिए इसका यूज़ कर रहे होंगे। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ CFSC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इनके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, कलर कैसे बताए जाते हैं। कलर के लिए बहुत अच्छी थ्योरी मानी जाती है। VBT कलर को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, वो हाइब्रिडाइजेशन के लिए बेस्ट है। CFT आपके कलर के लिए अच्छी है, जहाँ पे हम DD ट्रांजिशन वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए बाय बाय।